दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आईआरएफसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, पिछले 1 डेढ़ साल से थोड़े से ठंडे पड़े हुए। बिकॉज आईआरएफसी का स्टॉक अगर आप 2020 के अराउंड देखोगे तो 20-30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से लेकर 217% 217 रुपए तक इसने कहीं ना कहीं जंप लगाई थी और फिर अचानक से अभी आज की डेट में 118 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये सारे रेलवे के स्टॉक थोड़े से शांत पड़ गए? एज इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और उसके साथ आईआरएफसी के जो फाइनेंशियल्स है और फंडामेंटल्स को हम लोग देखने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आईआरएफसी की बात करता हूँ तो 5 साल के अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ तो 5 सालों में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 374% तक रिटर्न दिए है। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न की बात करता हूँ तो वो भी कुछ उस तरीके से ही है। लेकिन अगर मैं 1 साल की बात करता हूँ तो 1 साल में 34% तक ये स्टॉक डाउन आ चुका है। अगर हम थोड़े इसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो उसका मार्केट कैप 1,54,000 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक लार्ज कैप कंपनी है। वहीं पे अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो इसका पी रेशियो 23.16 के आसपास है और इंडस्ट्री का पी रेशियो 24.93 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 12.26 के आसपास है। एक डिसेंट सा रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन इतना नहीं जहां से आप बोल सकते हो कि हाँ वो कंपनी बहुत ही अच्छे मैसिव प्रॉफिट बना रही है। अगर हम थोड़े से रेवेन्यूज की बात करते हैं तो 2021 में जहां पे कंपनी का रेवेन्यू 15,700 करोड़ के आसपास था, वहां से बढ़कर 2025 में 27,156 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया। काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डबल इसका रेवेन्यू पिछले 5 सालों में हुआ है। लेकिन ये जो रेवेन्यू है ये कहने की थोड़ा सा स्टैग्नेंट आपको दिख रहा है बिकॉज 2023, 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर में इतना कुछ मैसिव डिफरेंस नहीं आया है रेवेन्यूज के अंदर। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही हाल प्रॉफिट्स के अंदर है बिकॉज 2021 में जहां पे 4,400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स थे, वहां से बढ़कर 6,500 करोड़ के आसपास इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किए 2025 में। लेकिन ये जो प्रॉफिट है पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से थोड़े से स्टैग्नेंट से ही दिख रहे, 6,000, 6,400, 6,200 के इनके आसपास ही आपको प्रॉफिट देख रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 86% के आसपास स्टेक है और बाकी का जो सारा स्टेक है वो रिटेलर, डीआईज, एफआईज और म्यूचुअल फंड के पास है। हालांकि एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रमोटर के पास 86% का स्टेक होने की वजह से आने वाले दिनों में ओएफएस का खतरा ऐसे स्टॉक के ऊपर होता है। और जब तक ओएफएस नहीं आता, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर उनका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहता बिकॉज उनका ऐसा क्या मानना होता है, हर किसी का वही मानना होता है कि हम हायर प्राइस के ऊपर ले लेंगे और फिर ओएफएस अगर लोअर प्राइस के ऊपर डिक्लेयर हो जाता है तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी क्वांटिटीज खरीदना कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन हालांकि इसका जो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है पिछले 4-5 सालों से यही है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डाइवेस्टमेंट प्लान अभी तक इस कंपनी के लिए डिक्लेयर नहीं हो चुका है। लेकिन सिर्फ ये एक रीजन नहीं है जहां से ये स्टॉक ने 1 साल के अंदर इतनी बड़ी मैसिव 34% तक डाउन साइड दिखाई है। दूसरा जो रीजन था, हालांकि आरवीएनएल के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था इस चैनल के ऊपर उसके बारे में, उसके अंदर भी मैंने सेम टॉपिक को डिस्कस किया था कि चाहे आरबीएनएल हो चाहे आरएफसी हो, इन स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट का जो फेब में जो बजट आता है उस बजट के अंदर रेलवे सेक्टर के लिए कितना ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर रेलवे सेक्टर के लिए ज्यादा पैसे एलोकेट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी कंपनीज है इनको काम मिलना चालू हो जाता है और इनके फाइनेंशियल्स के अंदर वो चीज आपको रिफ्लेक्ट भी होती है कि इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़े मैसिव प्रॉफिट्स बनते हैं अगर गवर्नमेंट का बजट बढ़ता है। 2020 से लेकर 2024 तक ऐसा ही हुआ कि गवर्नमेंट का फोकस कहीं ना कहीं ज्यादातर रेलवे सेक्टर के ऊपर था और ये सारी कंपनीज बेनिफिट भी हुई गवर्नमेंट की इन सारी इनिशिएटिव्स की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 के बाद जो गवर्नमेंट आया है वो पोल्यूशन वाला गवर्नमेंट है और पोल्यूशन वाले गवर्नमेंट में हमेशा अक्सर डेवलपमेंट वाली चीजों के साथ पब्लिक वेलफेयर वाली स्कीम के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इसलिए कहीं ना कहीं 2024-25 में जो बजट डिक्लेयर किया गया उसमें जो रेलवे का जो एलोकेशन था उसको ना ही कम किया गया ना ही बढ़ाया गया। एक स्टैग्नेंट सा, एक थोड़ा स्टेबल सा एलोकेशन दिया गया। कहीं ना कहीं इस वजह से ये जो सारे इन्वेस्टर थे रेलवे स्टॉक्स की या फिर बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे, कहीं ना कहीं ये थोड़े से पीछे हट गए इन सारे स्टॉक से। ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर बजट सेम ही रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके प्रॉफिट्स के अंदर आपको स्टैग्नेंसी नजर आएगी, रेवेन्यूज के अंदर भी। लेकिन अगर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक अच्छा बजट लाता है जहां पे रेलवे के लिए एलोकेशन और ज्यादा बढ़ता है, तो हो सकता है ये स्टॉक अगले साल आपको फिर से रैली लगाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारी जो स्टॉक्स होते हैं ना वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कितना काम आ रहा है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स की जा रही है, उनके ऊपर इनका प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज
अक्सर डिपेंड होते हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में एज़ एन इन्वेस्टर आपको पता चलना चाहिए कि अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे स्टॉक आपको पूरे साल रिटर्न्स नहीं देंगे। जब गवर्नमेंट का बजट अनाउंस होगा, जब गवर्नमेंट ज़्यादा एलोकेशन कर देगा, तो हो सकता है इनके अंदर और एक रैली स्टार्ट होते हुए आपको नज़र आ सकती है। लेकिन अभी के लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसके बलबूते के ऊपर ये सारे रेलवे के स्टॉक जो है वो बड़ी-बड़ी हाइज़ लगाए और 2023-24 जैसे जो गोल्डन पीरियड था रेलवे स्टॉक्स के लिए, उस तरीके से रन अप लगाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज़ एन इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।